नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बेहद दुखद खबर के साथ। तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है। ये हेलीकॉप्टर सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था और इसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से एक का इलाज जारी है। बाकी 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राहुल गांधी ने इस हादसे पर ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी है। अगर आपको शुरुआत से हम बताएं तो सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 9 लोग निकले थे दिल्ली से विशेष विमान द्वारा। सुबह 11:35 पर वायुसेना के सुलूर हवाई अड्डे पर वो पहुंचे और 11:45 पर हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर में क्रू सहित 14 लोग मौजूद थे। 12:20 पर सुलूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इसके पहले वो सेना अध्यक्ष थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। इससे देश और रक्षा विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक नज़र उनके जीवन सफर पर। देश के इकलौते 5 स्टार हासिल करने वाले जनरल रहे जनरल बिपिन रावत और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख। जनरल बिपिन रावत के लिए देश सबसे अहम रहा। देश की सुरक्षा, देश की मजबूती, इसको लेकर वो हमेशा खुलकर बोलते रहे। शायद उनकी ये प्रतिबद्धता भी एक वजह थी कि जब देश ने पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुनना चाहा तो जनरल बिपिन रावत पहले विकल्प के रूप में सामने आए। जनरल बिपिन रावत के लिए भारतीय प्रतिरक्षा संस्थान के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सफर लंबा रहा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पैदा हुए जनरल रावत का परिवार पीढ़ियों से सेना में रहा। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे थे। जनरल रावत 1978 में भारतीय सेना में आए। सबसे पहले 11 गोरखा राइफल से जुड़े। वो भारतीय सेना के कई अहम अभियानों में शामिल रहे। 1987 में सुमदुरोंग चू घाटी में, 1962 के बाद चीनी सेना के साथ पहली झड़प में उनकी ही बटालियन ने लोहा लिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कांगो मिशन में उनकी भूमिका की काफी सराहना हुई। म्यांमार में 18 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वह भी उनके नेतृत्व में हुई। उनकी इस काबिलियत का ही नतीजा था कि 2016 में 2 अफसरों की वरिष्ठता के बावजूद उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। वो लगातार देश की सुरक्षा को लेकर चिंतनशील थे। ऑनलाइन मीडिया पर बनाए जा रहे जनमत से उन्होंने सावधान रहने को कहा तो इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन वो बेपरवाह थे। मंगलवार को ही उन्होंने जैव हथियारों के खतरे की बात की थी, लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को खोजना होगा। और 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर कल खत्म हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के आश्वासन के बाद इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान गुरुवार को कर सकते हैं। सरकार किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने को तैयार हो गई है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को शामिल करने पर भी रजामंद है। जितने हमारे पीछे लोग खड़े हैं ये भी कृपया शांत हो जाइए, चुप रहिए। सिंघू बॉर्डर पर किसान थिरक रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। किसान संगठनों को भेजे अपने दूसरे प्रस्ताव में सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर समिति बनाएगी। समिति में संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य शामिल होंगे। सरकार पहले की तरह पंजाब और दूसरे राज्यों से खरीद जारी रखेगी। किसानों पर देश भर में हुए मुकदमे तुरंत वापस होंगे।
किसानों को मुआवजा देने पर सरकार राजी है, बिजली बिल पर सरकार किसानों से बात करेगी, पराली जलाने पर किसानों को दंड नहीं भरना होगा। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था वो मंजूर कर लिया गया है। सभी स्टेट से बिना शर्त वापस होंगे। एमएसपी जैसे जारी था वैसे जारी रहेगा। कमेटी आगे एमएसपी को मजबूत करने के लिए फैसला करेगी। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार अपने प्रस्ताव पर दस्तखत करके दे दे तो किसान संगठन गुरुवार को 12 बजे बैठक कर आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान कर देंगे। भारत सरकार ने जो रिवाइज्ड प्रपोजल आज हमें भेजा उस पर सभी किसान संगठनों की पूरी सहमति बन गई है और अब केवल एक चीज का इंतजार है कि वो जो अनौपचारिक प्रस्ताव आया था, चूंकि उस पे सहमत है, उस पे मोहर के लेटर हेड पे मिल जाए। कल 12 बजे मीटिंग होगी जिसमें उस पे औपचारिक सहमति बना के इसके निष्कर्ष की घोषणा की जाएगी। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की सीमाओं से जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में वो किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करते रहेंगे। तो फिलहाल जिनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सली, उपद्रवी, मवाली कहा गया, आज सरकार ने माना है कि वो किसान है। वो 700 किसान जिनकी मौत हुई इस आंदोलन में, सरकार ने माना है कि वो किसान है, वो देशद्रोही नहीं है और सरकार उन्हें मुआवजा देने को तैयार है। तो शायद एक सबसे बड़ा आंदोलन जो लंबे वक्त से चलता रहा, ये खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने दिखाया है कि असल आंदोलन क्या होता है, एकता क्या होती है। और सरकार अगर झुकी है तो समझिए कि हर बात मानी जाती है, पर कहने का सलीका होना चाहिए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सिंघू बॉर्डर में मुस्कुराते हुए सरदार किसान मजदूरों के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी बनाई गई सुधा भारद्वाज को आखिरकार 3 सालों के बाद जमानत मिल गई है। जांच एजेंसी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर जमानत पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही और आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एनआईए की विशेष अदालत ने 50,000 के कैश पर जमानत का जो आदेश है उसको पारित कर दिया। हालांकि कई शर्तें भी लगाई गई हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कई शर्तों के साथ। जेल से छूटने के बाद मुंबई में ही रहना होगा। मुंबई में जहां रहेंगी उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। मुकदमे की तारीख पर हाजिर रहना होगा। अगर पासपोर्ट है तो उसे सरेंडर करना होगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं, जनसभाओं में शामिल नहीं हो सकती हैं और मीडिया में केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती। अदालत में सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने सुधा भारद्वाज को दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अदालतों में प्रैक्टिस के लिए जाने की अनुमति देने की मांग की थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए गैग ऑर्डर का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने दोनों मांगे ठुकरा दी। बहरहाल सुधा भारद्वाज के करीबी और दोस्त खुश हैं कि 3 साल बाद ही सही उन्हें जमानत तो मिली। 3 साल एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आदिवासी मजदूरों के बीच में रहकर और उनके कानूनी लड़ाइयाँ, हक की लड़ाइयाँ और जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका हिस्सा रही, उनके 3 साल आपने जेल में बंद करे गलत कारण के लिए, गलत केस को लेकर, झूठे आरोपों के साथ। तो ये तो बहुत ही अन्याय है और ये अन्याय तो कभी खत्म नहीं होगा। इस अन्याय को आप मिटा नहीं सकते। तो देर बहुत हुई, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वो निकल रहे हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए पुणे पुलिस ने यलगार परिषद को जिम्मेदार बताते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें लेखक, वकील और कई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनमें से कई अभी जेल में हैं। हालांकि इस दौरान यलगार परिषद केस में गिरफ्तार एक और आरोपी स्टैन स्वामी की मौत हो चुकी है और सुधा भारद्वाज की तरह 8 और आरोपियों ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। सिर्फ सुधा भारद्वाज की अर्जी मंजूर की। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और डॉक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। स्वास्थ्य मंत्री की फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से मुलाकात भी हुई। सरकार ने आश्वासन दिया कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द शुरू हो जाएगी। इस कोशिश में सरकार जुटी हुई है, लेकिन हल नहीं निकला और मरीज परेशान रहे। डॉक्टरों की पर्चियों का पुलिंदा बहुत बड़ा है, लेकिन शमीम को इलाज नहीं मिला। मां के गले का इलाज कराने शमीम नोएडा से सुबह 6 बजे सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, लेकिन मायूस लौट रहे हैं। डॉक्टर बैठे ही नहीं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हम लोग काफी परेशान हैं। सुबह 6 बजे से आए हैं।
कोई डॉक्टर है नहीं, दवा के लिए लाइन में लगे। और क्या परेशानी थी जो दिखाने आए थे? गले में बहुत तेज दर्द है। किनको? माता जी को। श्रीनगर से आए सत्यनारायण को पत्नी के यूट्रस की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को डेट मिली। ऑपरेशन होना है 2 हफ्ते से। मेहरौली में रिश्तेदार के यहाँ है। आज आए, आप कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक खत्म होगी, फिर जांच होगी, फिर ऑपरेशन होगा। पता नहीं कितना लंबा, इनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनको मैडम को। पैर की सर्जरी के लिए यूपी के गाजीपुर से आए अनिल को सफदरजंग अस्पताल में बुधवार यानी 8 दिसंबर को एडमिट होने की तारीख मिली थी। 2 दिन बाद सर्जरी होनी थी, दाखिला ही नहीं मिला। सर्जरी नहीं हो पा रही है सर। यहाँ से 2 दिन से हम लोग परेशान है। बोला जा रहा है कि हड़ताल होने के बाद होगी। किस चीज़ की सर्जरी होगी? पैर में चोट लगी थी सर यहाँ पे, उसी के। बोलेंगे सर्जरी करके इसको सही करना पड़ेगा। अब वो नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही है सर। प्रशासन की अनजान है, डॉक्टर भी इंसान है। नीट पीजी की काउंसलिंग में 7 महीनों की देरी की वजह से दिल्ली के सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट्स ने खुद को रूटीन सेवा के बाद इमरजेंसी सेवा से भी अलग कर दिया है। हमारा बस यही था, उनसे डिमांड यही थी कि हमें लगना चाहिए कि सरकार कुछ अपने एफर्ट लगा रही है, सरकार कोर्ट में जा रही है। तो आज उन्होंने यही बताया कि हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और होपफुली 1 हफ्ते के अंदर इसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। हड़ताल की नौबत ही क्यों? क्या विरोध प्रदर्शन ही सुनवाई का जरिया है? क्यों नहीं पहले से ज़मीनी हकीकत का आकलन करके उसके हल निकालने की तैयारी होनी चाहिए? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के हालात में सवाल मरीजों का है, जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों का है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी से पहले कैसी रही हल्दी और मेहंदी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान को कहां से लाया गया, इस पर विशेष रिपोर्ट देखिए अजय सिंह की। मणिकर्णिका घाट के बगल में बन रहा यह रास्ता बाबा विश्वनाथ के धाम को सीधे गंगा से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 तारीख को इसी रास्ते से आ सकते हैं। गंगा के किनारे गेट आधा बनकर तैयार हो चुका है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। दूसरी इमारतों पर भी दिन रात काम जारी है। घाट की तरफ से ये पूरी सोच अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की थी कि नदी को मंदिर से जोड़ना, क्योंकि यात्रालु इतनी सकड़ी गली से आते जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ पड़ती है। अगर एक ये रास्ता बन जाता है कि नदी से आदमी या नहा के आए या न नहा के आए, बट अगर नदी से उसको सीधा कॉरिडोर मिलता है तो इतने बड़े 5000 स्क्वायर मीटर में जो दर्शनार्थी आते हैं उसकी जगह 5 लाख स्क्वायर फुट में आप एंट्री दे देते हो तो काफ़ी एरिया खुल जाता है, जिससे ये ट्रैफिक जाम हो रहा था गलियों में, वो सब नहीं होगा। विश्वनाथ कॉरिडोर के मंदिर परिसर को सिर्फ बड़ा ही नहीं बनाया गया, बल्कि उसे भव्य रूप भी दिया जा रहा है। स्थापत्य में इसकी प्राचीनता भी झलकती है। बड़े बड़े मेहराबदार 4 द्वार, खूबसूरत नक्काशी वाले स्तंभ और प्रदक्षिणा पथ, जिसमें अलग अलग इलाके के पत्थर लगाए गए हैं। एक्चुअली जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है उसमें परिसर जो है वो उसमें कढ़ाई वाला पत्थर यूज हुआ, जो चुनार है, चुनार स्टोन बोलते हैं उसको, वो वाराणसी के बाजू में मिर्ज़ापुर से आया था। इस स्टोन को हम आबू ले गए, वो आबू को कढ़ाई करके फिर इधर लाके इंस्टॉल किया। मंदिर परिसर के अंदर फ्लोर जो आप देख रहे हो सारा मकराना मार्बल है, और जितना भी क्लेडिंग में स्टोन किया है हर बिल्डिंग में वो राजस्थान का बालेश्वर स्टोन है। और जितना अपन कॉरिडोर में चलते हैं जो सालों तक नहीं घिसना चाहिए और वो मजबूत स्टोन होना चाहिए, वो ग्रेनाइट। मंदिर के परिसर में 27 संगमरमर के पैनल हैं, जिनमें काशी का पुराना इतिहास भी है और वो मिथक कथाएं भी, जिनसे काशी बनती है। ये जो धर्म के साथ जुड़ी हुई जो सुवाक्य होते हैं या वेदों के साथ जुड़ा हुआ जो लिटरेचर होता है उसका सब लिखा हुआ है, और लिटरेचर के साथ जो स्टोन के अंदर कार्विंग किया गया वो भी अगेन धर्म के साथ जुड़ी हुई कुछ न कुछ तस्वीरें बनाई गई है।
पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मुख्य मंदिर परिसर, उसके बाद मंदिर चौक और फिर घाट की तरफ जाने वाला रास्ता, जिसके दोनों तरफ इमारतें हैं और कुछ पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। इसे तैयार करने वाली अहमदाबाद की PSP कंपनी है। आज से लगभग 352 वर्ष पहले अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का जिस स्थापत्य कला के जरिए जीर्णोद्धार कराया था, आज विश्वनाथ कॉरिडोर भी उसी स्थापत्य कला के जरिए बनाया जा रहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इसका विस्तार 3500 वर्ग फुट से 5 लाख वर्ग फुट में हो गया है, जो लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और राजस्थान में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी का जश्न जारी है। आज का दिन यानी कि 8 दिसंबर का दिन उनकी हल्दी और मेहंदी के नाम रहा। 7 दिसंबर को मेहंदी की रस्म के बाद विक्की और कटरीना की शादी में 8 दिसंबर की तारीख रही हल्दी और संगीत के नाम। दोपहर से पहले ही हल्दी की रस्म पूरी की गई। हल्दी की रस्म होटल के खरबूजा महल के बाहर खाली मैदान में हुई, जिसके बाद लंच का कार्यक्रम रखा गया। शादी में मेहंदी और संगीत को लेकर अलग अलग खबरें थीं, लेकिन अब साफ हो चुका है मेहंदी की रस्म 7 दिसंबर को हो चुकी है और इसे दोनों परिवार की ओर से निभाया गया। और 8 दिसंबर को पहले हल्दी हुई और फिर संगीत भरी शाम, जिसमें पंजाबी बैंड RDB परफॉर्म कर रहा है। जश्न में मेहमान गुजराती और राजस्थानी मिठाइयों का भी स्वाद चख सकेंगे। सवाई माधोपुर के जनता स्वीट से करीब 10 तरह की 80 किलो मिठाइयां होटल भेजी गई हैं। हल्दी सेरेमनी के लिए समोसा, कचौरी और ढोकला भेजे गए हैं। हमको भी बहुत खुशी है, हमारे यहाँ से सवाई माधोपुर से मिठाई जा रही है और हमारे यहाँ से 8-10 तरह की मिठाई जा रही है। क्वांटिटी 8-10 किलो है। जैसे उसमें काजू पान है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, केसर बाइट है, चॉकलेट बाइट है, पिस्ता बाइट्स है और मावा कचौरी हमारे यहाँ की स्पेशल है। कचौरी समोसा है, खमन ढोकला है और यहाँ के कई तरह के हमारे मिठाई वगैरह जा रही है। कुछ मेहमान शादी में पहुंच चुके हैं और कुछ का इंतजार है। करीबी सूत्रों के मुताबिक कोविड के चलते इस शादी में खास और बिल्कुल करीबी दोस्तों को ही मेहंदी और संगीत में शामिल किया गया है और फिल्म जगत के दोस्तों के लिए बाद में एक रिसेप्शन रखा जाएगा। सवाई माधोपुर से सुदर्शन गुप्ता और मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।